हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले कि बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी सी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। शादी के 6 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक दुर्घटना में गुजर गया। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए डर और भी ज़्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा तो रहा नहीं है, तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दिया और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वो कह रहे हैं कि वो उसे ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुर के साथ जा सकती है। माँ की इस झगड़े के बाद पिताजी ने बिना कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी। आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, चलो कपड़े वगैरह ले आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए अपने ससुर के साथ जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू एक कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह ही कुछ दिन बीत गए। 6-7 महीने के बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं था। और रात के आधे पहर कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो मुझे ज़रा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने ससुर जी को बिस्तर पर लेटाया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई। अब मुझे लगता है कि मेरा पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठा और फिर इसी कम उम्र में इस दुनिया से चला गया। ये सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट आई है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं। इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू तुम बस मालिश कर दो, मुझे इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और असहज महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यहीं पर लेट जाइए, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी, अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा, इससे बेहतर है कि तुम यहीं पर सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चिंतित होकर बोली, ससुर जी आप कहें क्या बात है। मेरा ससुर थोड़ा हंसकर बोले,
आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी। इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में लाया। उनकी इस बात से मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने कहा, बहू लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि कोई कुछ न कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 6-7 महीने गुजर चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई। एक और सौतेली माँ का अत्याचार था, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोचने लगी। अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी पूरी होती है। दोबारा ससुर जी से ये सभी बातें सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थीं, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने को जाती, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती। वो कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वो चाहते थे कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सही है? क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद मेरे ससुर सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तब मैंने ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूँगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोग बातें बनाने लगे। रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बना ली।
शुरू कर दी थी, लेकिन हमने इन सब बातों की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी। ससुराल में पहले जहां मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वहीं घर मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वो हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीज़ें लाते तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियाँ खरीदते। धीरे धीरे मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा था, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया था। वो मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी ज़रूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नज़रिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए थे। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। समाज की नज़र में हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें अपने फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे ये सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे और भी ज़्यादा गहरा होता चला गया। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे ये सिखाया कि जीवन को कैसे नए सिरे से जिया जाए। हमने मिलकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। अब हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई जिंदगी के सपने दिखाने लगा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। कल्पना एक चीनी मिल की मालकिन थी। उम्र 32 साल, बेहद खूबसूरत और आकर्षक बदन की मालिक थी। पति से 7 साल पहले तलाक हो चुका था। एक दिन 18 साल के नौकर के फ़ोन में देख लिया वीडियो और फिर हो गई बेकाबू। उसके बाद अपने ही नौकर के साथ अपने ही घर में दिन रात बस एक ही खेल। अगर आप इस कहानी को देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरह इस कहानी के नौकर की किस्मत चमकी वैसे ही आपकी भी चमक जाए। और जब किस्मत चमकने वाली हो तब आप कोई चूक न कर दें, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। बेंगलोर में एक चीनी मिल जिसकी मालकिन का नाम कल्पना था, दिखने में बेहद सुंदर थी और धन दौलत पैसा सब कुछ बेशुमार था। पति से तलाक हो चुका था तो अकेली ही रहती थी, लेकिन वो बहुत तेज़ और दबंग महिला थी। फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत थी। तब उत्तर प्रदेश का एक लड़का जिसका नाम राजू था, वो फैक्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। इस बार इंटरव्यू मैडम खुद ले रही थी और मैडम के बारे में सब जानते थे कि ये मैडम बहुत तेज़ है। राजू डरा हुआ था और वैसे भी कोई भी लड़का इंटरव्यू देने जाता है तो हाथ पांव पहले ही फूल जाते हैं। राजू से पहले 4 लोग और थे, राजू का 5वां नंबर था। अब राजू का नंबर आया और राजू केबिन में पहुंचा तो मैडम सामने बैठी थी।
जैसे ही राजू कैबिन में पहुंचा, मैडम ने उसे बैठने को कहा। राजू अभी बैठा ही था कि मैडम के फ़ोन पर एक कॉल आया और उन्हें सामने से बताया गया कि आपको लाखों का फ़ायदा हुआ है। ये सुनकर मैडम के मन में एकदम से राजू के प्रति ख्याल आया कि ये लड़का जैसे ही कैबिन में आया, तुरंत खुशखबरी का फ़ोन आ गया। अब इसे अंधविश्वास कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन मैडम को ऐसा लगने लगा कि ये लड़का मेरे लिए लकी है। उस समय तो मालकिन ने उससे कुछ नहीं कहा, इंटरव्यू लिया और उसको अपने यहाँ जॉब पर रख लिया। राजू को अकाउंटेंट की जॉब मिली और राजू के फैक्ट्री में आने के बाद फैक्ट्री का मुनाफा 10 गुना बढ़ गया था। इतनी तरक्की होने लगी तो मालकिन को भी लगने लगा कि वाकई राजू उसके लिए लकी है। जब पूरे साल का प्रॉफिट देखा गया तो फैक्ट्री ने पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इस बात पर खुश होकर मालकिन ने एक पार्टी रखी जिसमें सभी कर्मचारी और बड़े व्यापारी, फैक्ट्रियों के मालिक भी शामिल थे। सभी लोग राजू से चिढ़ने लगे थे क्योंकि अब राजू मालकिन का बहुत ख़ास हो गया था। पार्टी में मालकिन ने दारू पी ली और इतनी पी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दबंग महिला थी तो कोई भी उनसे ये नहीं कह पा रहा था कि हम आपको घर छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोगों ने राजू से कहा कि तुम छोड़ आओ। राजू सीधा था, उसने मैडम से कहा, चलिए मालकिन, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मालकिन लड़खड़ा रही थी तो राजू उनको पकड़कर गाड़ी तक ले गया और गाड़ी लेकर सीधा मालकिन के बंगले पर पहुंचा। अब घर पहुंचते पहुंचते मालकिन को और भी ज़्यादा चढ़ गई थी। वो कार में से निकल भी नहीं पा रही थी। तब राजू उसे कार से नीचे उतारता है तो उतरते उतरते ही मालकिन उल्टियां करने लगती है। मालकिन के कपड़े ख़राब हो चुके थे तो वो मालकिन को लेकर बाथरूम में चला गया और उनके कपड़ों को साफ करने लगा। फिर उन्हें बेडरूम में लेकर पहुंचा और उनके बेड पर उसको लिटा दिया। मालकिन के कपड़े गीले हो चुके थे। फिर राजू ने मालकिन को अलमारी में से कपड़े निकाल कर दिए, लेकिन वो कपड़े बदलने की हालत में भी नहीं थी, तो वो राजू से ही कपड़े बदलने को कहने लगी। मजबूरी में राजू ने ही कपड़े बदल दिए। अब राजू बोला कि मालकिन, रात काफ़ी हो चुकी है, आप सो जाइए, मुझे भी अपने कमरे पर पहुंचना है। मालकिन कहने लगी कि आज रात यहीं पर रुक जाओ। राजू बोला, मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? आप घर पर अकेली हैं तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? मालकिन बोली, नहीं, तुम आज यहीं पर रुक जाओ। अब बॉस की बात थी तो राजू को माननी पड़ी और बाहर सोफे पर जाकर लेटने को चल दिया। तब मालकिन बोली, नहीं, तुम मेरे पास यहीं इसी बेड पर लेट जाओ। राजू झिझकते हुए बोला, मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मालकिन बोली, डरो नहीं, मैं अकेली हूँ। राजू उसी बेड पर लेट गया। मालकिन तो दारू के नशे में थी। थोड़ी देर में मालकिन की इच्छाएं जागृत होने लगीं और फिर नशे में ही उन्होंने राजू के साथ संबंध स्थापित कर लिए। राजू भी नौजवान था तो वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। सुबह जब आंख खुली तो राजू मालकिन के सामने सर झुकाए खड़ा था, लेकिन मालकिन बोली कि डरो मत राजू, रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो सहमति से हुआ है और मुझे सब याद है कि कल रात हम लोगों ने क्या किया। मालकिन बोली कि मेरा पति से तलाक हो गया है और तलाक हुए 9 साल हो गए हैं और तब से अब तक मैंने किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने दिया है। तुम पहले हो राजू जो तुम मेरे इतने करीब आ गए हो। मालकिन को राजू से प्रेम होने लगा था। मालकिन राजू के प्रति अपने मन में कुछ भावनाएं ला चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच उम्र का काफ़ी गैप था। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों दिल खोलकर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते थे। अब मैडम राजू को गिफ्ट, कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी इत्यादि सब कुछ देने लगी थी। फैक्ट्री में सबको पता था कि उन दोनों मालकिन और नौकर के बीच चल क्या रहा है, लेकिन मालकिन के सामने मुंह खोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। यही सब चलते चलते धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। फिर आ गया कोरोना का लॉकडाउन। सब कारोबार बंद पड़ा था और राजू कल्पना के साथ उसके बंगले पर रहता था।
वो दिन रात यही सब करते रहते थे। अब कोई कितना करे, किसी भी चीज़ की हद होती है, लेकिन मालकिन की कोई हद नहीं थी। वो तो और भी ज़्यादा चाहती थी। धीरे धीरे राजू का मन ऊबने लगा था और इस सब का उसका मन नहीं करता था। जब राजू बहुत परेशान हो गया तो उसने मालकिन से बहाना किया कि बहुत समय हो गया है, अपने माता पिता से नहीं मिला हूँ, कुछ दिन के लिए गांव होकर आता हूँ। माँ पापा भी याद कर रहे होंगे, उनका भी कई बार फ़ोन आ चुका है। मालकिन कहती है कि ठीक है, जाओ, जाकर मिल आओ, लेकिन सिर्फ 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। राजू अपने गांव वापस आ गया और 10 दिन की जगह उसको 20 दिन हो गए। मालकिन अब परेशान होने लगी। मालकिन उसको जब भी फ़ोन करती तो वो कोई न कोई बहाना बना देता था। 1 महीना ऐसे ही बीत चुका था तो मालकिन के सब्र का बांध भी टूट गया। वो राजू से फ़ोन पर नाराज़ होने लगी और गुस्से में बहुत गालियां देने लगी। राजू ने सोच लिया था कि अब जाना ही नहीं है, तो इसलिए उसने भी गुस्से में सिम को तोड़कर फेंक दिया। जब लगातार कई दिन तक राजू का नंबर नहीं लगा तो मालकिन की तड़प और भी ज़्यादा बढ़ गई और वो फ्लाइट पकड़कर सीधे राजू के गांव पहुंच गई। जब राजू ने ज्वाइन किया था तो आईडी के तौर पर आधार कार्ड फैक्ट्री में लगाया था। उसी एड्रेस पर खोजते खोजते मालकिन उसके घर पर पहुंच गई थी। राजू घर के अंदर था। उसने मालकिन को देख लिया था। वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। मालकिन उसके घर पर आकर बैठ गई और सुबह से रात हो गई, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, आज भी हमारे गांव के क्षेत्र में यदि मालिक या कोई और भी अगर घर पर आ जाए तो उसको आदर से बिठाया जाता है। इसलिए राजू के माता पिता ने भी मालकिन का आदर किया और मालकिन वहीं रुक गई। सुबह से रात हो गई लेकिन राजू नहीं आया, तो मालकिन ने भी रात को राजू के घर पर ही डेरा जमा लिया। लेकिन राजू रात में भी नहीं आया। मालकिन भी पूरे गुस्से में थी। इधर राजू भी न जाने का पूरा मन बना चुका था। इसी प्रकार 15 दिन तक मालकिन उसके घर पर लगातार बनी रही, लेकिन 15 दिन तक राजू नहीं आया। राजू गांव में ही अपने एक दोस्त के घर पर छुपा हुआ था। अब मालकिन सब समझ गई और फिर गुस्से में राजू के घर वालों को पूरी बात बताई कि तुम्हारा लड़का पिछले 5 सालों से मेरे साथ लिविंग में रह रहा है। हम दोनों लोग पिछले 5 सालों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और अब वो मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। ये बात सुनकर राजू के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि राजू की उम्र में और मालकिन की उम्र में काफ़ी अंतर था। मालकिन 32 साल की थी और राजू सिर्फ 18 साल का था। तो वो कहने लगे कि आपकी उम्र में और हमारे लड़के की उम्र में काफ़ी अंतर है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मालकिन उन लोगों को धमकी देने लगती है। मालकिन जब तेज़ आवाज़ में बात कर रही थी तो ये बात पड़ोस के लोग सुन लेते हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। राजू का अभी तक कोई पता नहीं था। राजू का उस मालकिन के प्रति बिल्कुल दिल भर चुका था, क्योंकि वो उसके साथ सिर्फ एक ही रिश्ता रख रही थी। उसने पूरा मन बना लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा मालकिन के यहाँ काम पर नहीं जाऊँगा। मालकिन राजू के गांव से निकली और सीधा थाने पहुंच गई। थाने पहुंचने के बाद उसने थाने के इंचार्ज को बताया कि एक लड़का जिसका नाम राजू है और इसी गांव का रहने वाला है और वो 5 साल से मेरे साथ लिविंग में रह रहा था और अब मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। मुझे उसके खिलाफ FIR लिखवानी है और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाना है। लेकिन थाने के इंचार्ज बड़े ही समझदार व्यक्ति थे और पुलिस तो आखिर पुलिस होती है। वो समझ गए कि जो महिला 5 साल किसी के साथ लिविंग में रह रही थी और अब वो सीधे उस पर बलात्कार का मुकदमा लिखवाने को कह रही है, इस तरह से तो उस मासूम लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो थाना इंचार्ज FIR लिखने में आनाकानी करने लगता है। अब ये मामला बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर भी पहुंच गया। जब ये मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा तो क्षेत्र के नेता, वरिष्ठ नागरिक और बहुत बड़े बड़े लोग थाने पहुंचे। तब राजू को बुलाया गया। राजू से पूछा गया कि क्या तुम इनके साथ रहना चाहते हो, तो राजू ने साफ इनकार कर दिया।
लेकिन मालकिन मानने को तैयार नहीं थी। तब वहाँ के कुछ बड़े लोगों ने मालकिन को समझाया कि आप दोनों का सिर्फ एक लिविंग रिलेशनशिप था और किसी प्रकार की शादी नहीं हुई थी, तो इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। इसमें आपकी भी बेइज्जती हो रही है और राजू की भी। आप एक फैक्ट्री की मालकिन हैं, इसलिए इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कर दें तो अच्छा रहेगा। जब उस मालकिन को बहुत ज़्यादा समझाया गया, तब कहीं जाकर मालकिन मानी। अगर थाना इंचार्ज अपनी बुद्धि से काम नहीं करते तो राजू पर एक संगीन गुना लग जाता, या हो सकता है राजू आत्महत्या कर लेता, या फिर ये भी हो सकता था कि वो मालकिन के साथ कुछ गलत कर देता। इस कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहानी ये सीख देती है कि कुछ भी हद से ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, और एक तरफ का प्यार जिसमें उम्र का इतना फ़र्क हो, ये भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है और मेरी अभी उम्र 22 साल है। मैं भोपाल सिटी में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। मैं दिखने में बेहद सुंदर थी। मेरे घर में हम 6 लोग रहते थे। मेरे घर में मेरे मौसाजी और मेरी मौसी हमारे साथ नहीं रहते थे। मौसाजी की उम्र उस वक्त 35 साल की होगी और मैं 20 साल की थी। मौसाजी दिखने में बेहद सुंदर थे और बहुत ज़्यादा भोले भी लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे ही सामने खुली। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं उस समय जवानी की दहलीज पर थी। रोज़ मेरे मौसा मुझे बहुत ज़्यादा घूर घूर कर देखा करते थे। मैं उस वक्त बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते थे और बात करने का प्रयास भी करते थे। मुझे दिन में लगभग 3-4 प्रपोजल आते ही रहते थे। तभी मैं सबको इनकार कर दिया करती थी और इंस्टाग्राम आईडी पर भी बहुत ज़्यादा एसएमएस भेजने लगे थे और बहुत प्रपोज भी आते थे। फिर एक मेरी फ्रेंड स्वीटी ने मुझसे पूछा कि किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो, इतने प्रपोज आते हैं, मुझे ही देख लो, कोई लाइक भी नहीं करता, एक भी प्रपोज नहीं आता मेरे लिए। तभी मुझे स्वीटी की बात सुनकर लगा, स्वीटी सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा जी रोज़ मुझे गलत नज़रों से देखा करते थे। तो एक दिन मैं सुबह सुबह जल्दी कॉलेज गई। कॉलेज को खुलने को अभी 1 घंटा टाइम था। मैं जल्दी जल्दी पहुंच गई थी, तो मैं कैंटीन में बैठकर ऐसे ही रील्स देख रही थी। वहां पर एक हैंडसम लड़का आया। उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वो अकेला है, पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया था। मुझे लगा शायद कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उसका ऑर्डर आया, वो मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने को बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन सी क्लास में हो ये भी पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताया। फिर मैंने भी पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया उसका नाम राहुल था। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो ये बात सुनकर हंस दिया। फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी कहा आई लव यू राहुल। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने के लिए गए। उसने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया। मैंने भी उसको बताया। फिर एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया। वो राज़ी हो गया। अगले दिन राहुल घर पर आया।
मम्मी को बताया ये राहुल है, मेरे क्लास का लड़का, मेरा बेस्ट फ्रेंड। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर उधर मौसा जी आए, राहुल को देखकर चौंक गए और पूछा ये कौन है लड़का। मैंने बताया ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहाँ से चले गए, क्योंकि मौसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई मेरी लाइफ में आ जाए। मौसा मुझे प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने खाना खिलाया। राहुल खाना खाकर चला गया था। मम्मी को राहुल के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा था। मम्मी भी तारीफ कर रही थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गई। आज तक मौसा जी मेरे कमरे में ऐसे बिना पूछे आते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी देर के लिए तो डर ही गई थी। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाज़ा बंद करने को कहा और पूछा क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ। मैं पूरी तरह से डर गई थी। मैंने कहा वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मौसा जी ने मुझे पकड़ लिया और बोला ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना। ये धमकी देकर मौसा मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैंने अगले दिन राहुल को ये सब कुछ बात बता दी। राहुल को बहुत गुस्सा आया था। उसके बाद मौसा जी मुझे बड़े ही ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ जाती थी, कहाँ नहीं जाती थी, कितने बजे आती थी, इन सब बातों पर हमेशा वो नज़र रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैंने शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैंने मौसा जी को ऐसे देखा जैसे वो मुझे खाने वाली नज़रों से घूर रहे हैं। मुझे क्या हुआ, उनको देखकर अचानक सी घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने मैं उचक उचक कर चलने लगी। अपने कमरे में गई तो मेरे मौसा जी को ऐसा लगा कि इसने कोई गड़बड़ की है। जैसे मैं अपने कमरे में गई, उससे 5-10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर मुझसे पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी ऐसा क्या हो गया है। शायद मैं समझ गई थी कि मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके थे, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे थे। फिर मेरा मौसा जी के सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मैं मौसा जी के सामने कुछ न कुछ नाटक करने लगती। उनको ऐसा लगने लगा कि इसने शायद कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसे ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी और मैं टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रज़ाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी भी उसी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठे टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा यही सही मौका है। मौसा जी को पूरा ध्यान टीवी पर था। तभी मैं बेड से निकल गई और अपनी जगह पर तकिया रख दिया। फिर मैंने मौसा जी से कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो। मौसा जी ने कहा मैं टीवी देख रहा हूँ। देख नहीं रहा तुम्हें। मैंने कहा टीवी देख रहे हो, मैं साइड में लेटी हूँ, मुझे क्यों नहीं घूर रहे हो, जैसे कि तुम मुझे रोज़ घूरा करते हो। ये बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया और अचानक ही सोफे पर कूद पड़े। उनको लगा यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। मैंने कहा देखो मम्मी, मौसा जी की कैसी नीयत ख़राब है। ये हमेशा मुझे तंग करते हैं और मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हैं। देखा इन्होंने किस तरह की हरकत की है। मम्मी ने उस दिन मौसा जी की कोई बात नहीं सुनी और मौसा को घर से निकाल दिया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा तो आप भी कुछ ऐसा सुझाव लगाकर ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये कहानी उस समय की है जब मैं दिल्ली में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। तो कैसे मेरी दोस्ती मेरी मालकिन से हो गई। मेरा नाम मुकेश है और मैं दिल्ली में काम करता था। बचपन में ही मेरे पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पापा के जाने के बाद मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई और मुझे अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद छोड़नी पड़ी। मैं बाज़ार में एक कपड़े की दुकान में काम करने लगा। जिस दुकान में मैं काम करता था
उसके मालिक का नाम गुलशन था। भैया की वाइफ का नाम लैला था। गुलशन भैया का घर और दुकान पास में ही थे, तो मैं रोज सुबह उनके घर पर जाता और दुकान की चाबी लेकर दुकान खोलता और साफ सफाई करता। भैया बाद में दुकान पर आ जाते थे। एक दिन जब मैं दुकान की चाबी लेने उनके घर पर गया तो मालकिन ने दरवाज़ा खोला। भैया उस वक्त कहीं गए हुए थे। मालकिन ने मुझे चाबी देते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मालकिन मेरा नाम मुकेश है। उन्होंने पूछा, तेरा सरनेम क्या है? तो मैंने मालकिन को अपना सरनेम बता दिया। इस पर उन्होंने कहा, अरे वाह, हमारा सरनेम भी यही है, तो तू आज से मुझे मालकिन नहीं बल्कि भाभी कहकर बुलाया कर। मैंने कहा, ठीक है मालकिन। उन्होंने कहा, फिर मालकिन। मैंने कहा, सॉरी मालकिन, मेरा मतलब भाभी। इस बात पर हम दोनों हंस दिए और मैं चाबी लेकर दुकान पर चला गया। लैला भाभी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। भाभी एक अमीर माँ बाप की औलाद थी, तो अमीरी का रौब भी उनके हसीन चेहरे पर झलकता था। मैं रोज़ ऐसे ही दुकान की चाबी लेने घर पर जाने लगा था। कभी भैया उस समय सोए होते थे, तो मैं भाभी से चाबी लेकर दुकान पर आ जाता। दिन ऐसे ही बीतते गए। मेरी और भाभी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो दिन में मुझे किसी न किसी काम के बहाने घर पर बुला लेती थी। उनका घर बहुत बड़ा और 3 मंजिल का था। सबसे ऊपर वाली छत खुली थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जनरेटर रखा हुआ था। जब भी घर की लाइट गुल हो जाती तो भाभी जनरेटर स्टार्ट करने के लिए दुकान पर फ़ोन करके मुझे बुला लेती। अब भाभी दिन में भी मुझे 2-3 बार किसी न किसी काम के लिए बुला ही लेती थी। कभी जूस लाने के लिए, तो कभी भैया का खाना लेने के लिए, और बाद में झूठे बर्तन वापस घर लाने के लिए। जो भैया की बहन थी, वो भी अक्सर घर पर आती जाती रहती थी। उनकी 1 साल की बेटी थी जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी। लैला भाभी मुझ पर बहुत मेहरबान रहती थी। जब भी वो मुझे घर बुलाती थी, वो मुझसे मेरी पसंदीदा मिठाई के बारे में पूछती थी या कोई अन्य पसंदीदा आइटम के बारे में जानने की कोशिश करती थी। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरी पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी और रसगुल्ला है। वो हमेशा मेरे लिए फ्रिज में बर्फ़ी और रसगुल्ले रखती थी, और जब भी मैं उनके घर पर होता तो मुझे बोलती कि मैंने तेरे लिए फ्रिज में बर्फ़ी और रसगुल्ले रखे हैं, जा जाकर निकाल ले और खा ले। मुझे भी उनका बहाने से मुझे अपने घर पर बुलाना अच्छा लगता था, क्योंकि लैला भाभी एक तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मुझे खाने को भी अच्छी अच्छी चीज़ें देती थी। कभी कभी वो मुझे रसोई में खाना बनाती हुई अपने पास बुला लेती और कहती कि वो टिफ़िन उठा, वो रोटी उसमें रख दे। शुरू शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, लेकिन जब मैंने देखा कि भाभी ने कभी एतराज़ नहीं किया तो मेरे अंदर का डर निकल गया। फिर एक दिन ऐसे ही लैला भाभी ने दोपहर के वक्त भैया को फ़ोन करके मुझे घर बुला लिया और भैया से कहा कि मुकेश को बोलो कि मेरे लिए जूस लेकर आए। भैया ने पैसे देते हुए कहा, जा अपनी भाभी के लिए जूस लेकर घर चला जा। मैं खुशी खुशी जूस लेकर उनके घर पर चला गया। उस दिन भाभी ने मुझसे कहा, अगर तू बुरा न माने तो एक बात पूछूं। मैंने कहा, हाँ हाँ भाभी, पूछो ना, मैं भला क्यों बुरा मानूंगा। भाभी ने कहा, तेरी कोई दोस्त है क्या? तो मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं भाभी, मेरी तो कोई भी दोस्त नहीं है। भाभी ने कहा, क्यों, तू तो इतना क्यूट है, तेरी कोई दोस्त क्यों नहीं है? मैंने मायूस होकर कहा, भाभी मैं बहुत गरीब हूँ ना, दोस्त तो अमीरों की होती हैं। भाभी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार पैसे को देखकर नहीं किया जाता। मैंने कहा, भाभी सब आपके जैसे नहीं होते। भाभी ने कहा, क्या तू दोस्ती करना चाहता है? मैंने कहा, हाँ भाभी, दिल तो बहुत करता है, पर क्या करूं। भाभी ने कहा, तू टेंशन मत ले, मेरी एक फ्रेंड है जो टाउन में रहती है, मैं उससे तेरे बारे में बात करूंगी। मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन दोपहर को जब भाभी ने मुझे घर पर जूस लाने के लिए बुलाया तो मैंने उन्हें दोस्त वाली बात याद दिलाई। उन्होंने एकदम से याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने उससे पूछा था। मैंने खुश होते हुए पूछा, तो क्या कहा उसने? भाभी ने कहा, अरे यार क्या बताऊँ, उसने तो मना कर दिया। मेरा तो जैसे दिल टूट गया।
ये देखकर भाभी ने कहा, तू दिल छोटा मत कर, मैं ज़रूर तेरी दोस्त बनाकर दूंगी। अपनी भाभी पर मुझे विश्वास था। भैया हर रविवार पास के एक गांव में जाते थे, जहां पर उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। खेती बाड़ी का हिसाब करने के लिए उन्हें हर रविवार वहां जाना पड़ता था। हमारी दुकान रविवार को बंद रहती थी। मैं रविवार को कभी कभी घर के काम में भाभी की सहायता करने के लिए भैया के घर पहुंच जाता था। ये सब भैया और भाभी को अच्छा भी लगता था। इससे मैं और भी सबका पसंदीदा बन गया था। मैं जब भी भाभी से मूवी देखने के लिए पैसे मांगता तो वो मुझे रुपये दे देती थी। इन सारी बातों से मुझे लगता था कि हो ना हो भाभी भी मुझे पसंद करती हैं, पर मेरी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन शाम को लाइट चली गई तो भाभी ने भैया को फ़ोन करके जनरेटर स्टार्ट करने के लिए मुझे घर पर बुला लिया। मैं जनरेटर स्टार्ट करने के बाद जाने लगा। अचानक मेरे दिल ने कहा कि आज भाभी अकेली हैं, यही मौका है, उनसे अपने दिल की बात कह देना चाहिए। पर कहूँ कैसे, वही समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे भाभी के दिल को टटोलना था कि उनके दिल में ऐसा कुछ है भी या नहीं। जैसा मैं उनके बारे में सोचता हूँ, क्या वो भी मेरे लिए सोचती हैं। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उन दिनों मार्केट में सीडीआर नया आया था और वो बहुत महंगा भी था। सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। भाभी के पास एक सीडीआर था, तो मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरा मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है। भाभी ने अपने पर्स से पैसे निकाले और मुझे देकर कहा, जा जो भी मूवी देखनी है देख ले। मैं भाभी से बोला, मुझे ये वाली नहीं, वो वाली मूवी देखनी है। भाभी बोली, कौन सी वाली? मैंने कहा, भाभी अब कैसे कहूँ, आप खुद ही समझ जाओ ना। भाभी बोली, पहेलियाँ मत बुझा, जो कहना है साफ साफ बोल, मुझे ऐसे समझ नहीं आता। मैंने डरते डरते कहा कि भाभी पहले प्रॉमिस करो कि आप बुरा नहीं मानोगी। भाभी ने कहा, प्रॉमिस। मैंने आज तक तेरी किसी बात का कोई बुरा माना है जो आज मानूंगी। भाभी को मैंने बताया तो वो समझ गई। मैंने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, हाँ भाभी, मुझे वही वाली फिल्म देखनी है। भाभी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कल संडे है, तेरे भैया तो गांव जाएंगे, तो तू घर पर आ जाना, मैं अपनी फ्रेंड से एक सीडी मंगवा लूँगी। मैंने कहा, भाभी मेरी एक शर्त है। भाभी ने कहा, क्या शर्त है? मैंने कहा, आपको भी मेरे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। भाभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, ओके बाबा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ मूवी देख लूँगी। मैं समझ गया था कि जैसा मैं सोचता हूँ, भाभी के दिल में भी वही चल रहा है। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे भाभी के घर पर पहुँच गया। जैसा कि मुझे पता ही था, भैया अपने खेतों को देखने गए थे और भाभी घर पर अकेली थी। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला, मैं उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने स्माइल के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। भाभी बोली, नहीं, कुछ तो बात है जो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया है। भाभी बोली, अच्छा अच्छा, अब अंदर भी आएगा या दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा? मैं अंदर आने लगा तो भाभी सामने से हटी ही नहीं। मैं बोला, तो भाभी आपने सीडी मंगवा ली है क्या? भाभी बोली, अरे यार सॉरी, मैंने नेहा से कहा था कि एक मूवी की सीडी दे दे, पर उसने कहा कि उसके पास जो मूवी की सीडी थी वो ख़राब हो गई है। ये सुनते ही मेरा तो चेहरा उतर गया। मुझे लगा कि सारी प्लानिंग चौपट हो गई। भाभी ने मुझे देखा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा, पर उसके बाद उन्होंने जो कहा वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अगली बार मैं तेरी ये तमन्ना ज़रूर पूरी कर दूंगी। मैंने कहा, मेरी प्यारी भाभी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेरी यही तमन्ना नहीं बल्कि और भी तमन्ना पूरी करनी पड़ेगी। भाभी ने कहा, हाँ बाबा, पक्का, चल अब नाश्ता करते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। फिर हम दोनों ने एक साथ सोफे पर बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करते वक्त भाभी ने वादा किया कि जो भी तेरी ख्वाहिशें हैं अगली बार पक्का पूरा कर दूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इससे आगे का अगर पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम टीना था, उसको उसके ही सगे भाई ने कर दिया था प्रेग्नेंट।
जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है दो सगे भाई बहन की, जिनके बीच इस तरह के संबंध स्थापित हो जाते हैं और भाई कर देता है अपनी ही बहन को प्रेग्नेंट। लॉकडाउन का समय चल रहा था। नोएडा में रहने वाला एक परिवार, जिसमें एक 16 साल की लड़की और 14 साल का उसका भाई था और दो माता पिता थे। कुल मिलाकर परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे। लड़की के माता पिता की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वे दोनों ही जॉब किया करते थे। लेकिन लॉकडाउन में सभी लोगों का काम छूट गया था। इसी वजह से वो लोग अपना घर चलाने के लिए पड़ोस के घरों में ही मेहनत मजदूरी का काम करने लगे थे। घर पर बेटा और बेटी दोनों ही अकेले रह जाते थे। घर में अकेले रहते थे तो दोनों एक दूसरे से बातें भी किया करते थे, खाना पीना साथ में खाया करते थे। माता पिता तो सुबह निकल जाते थे और शाम को ही आया करते थे। मोबाइल दोनों के पास भी था। एक दिन छोटा भाई मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि तभी उसके सामने एक अश्लील वीडियो आ जाती है। 14 साल का लड़का अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके मन में इस तरह से कुछ करने के भाव आ जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन चल रहा था तो घर से निकलना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो वीडियो देख देख कर अपनी उत्तेजना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। घर में अकेली बहन और सिर्फ वो लड़का ही रह जाता था। वो वीडियो गलती से उसकी बहन के फ़ोन पर शेयर हो जाती है। अब वो वीडियो उसकी बहन भी देख लेती है। तब उसके मन में भी उथल पुथल होने लगती है। अगर आप ये कहानी देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की घटना किसी के भी साथ हो सकती है। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करें। समाज में इस प्रकार के केस बहुत हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों पर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। माता पिता को बीच बीच में अपने बच्चों पर निगाह ज़रूर रखनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान माता पिता को रखना चाहिए। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बस इस कहानी के माध्यम से एक शैक्षिक व सामाजिक संदेश देना चाहते हैं। कहानी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद उस लड़की के मन में भी वैसा ही करने के ख्याल तो आ जाते हैं, लेकिन वो वीडियो गलती से उसके छोटे भाई ने ही उसको सेंड कर दी थी, तो इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा डांटती है और मम्मी से शिकायत करने को कहती है। भाई छोटा होता है और इस तरह की हरकत से डर जाता है। लेकिन अगले दिन लड़की के भाई ने देखा कि उसकी बहन कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और उस वीडियो को देख रही थी और कुछ इस प्रकार की हरकतें कर रही थी। सिर्फ 14 साल का लड़का ये सब देखकर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन वो रिश्ते में उसकी बहन होती है तो इसलिए वो थोड़ा झिझकता भी है। लेकिन इस प्रकार की भावना अगर कम उम्र में आ जाए तो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये सब कुछ हो रहा था सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की वजह से। साथियों, मोबाइल फ़ोन जितना लाभदायक है उतना कहीं कहीं नुकसानदायक भी है। एक दिन दोनों भाई बहन बैठे थे, तभी भाई अपनी बहन से कहने लगा कि दीदी, मैंने आपको उस दिन वीडियो मोबाइल पर देखते हुए देखा था और आप वही वीडियो देख रही थी, ये भी मैंने देख लिया था। ये सुनकर बहन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गलती उसकी भी थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती। तभी उसका छोटा भाई कहता है कि क्यों ना आज एक साथ बैठकर वीडियो देखी जाए। हम दोनों तो भाई बहन हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसमें डर भी कोई नहीं है। लेकिन वे दोनों ये नहीं जानते थे कि इसके आगे का परिणाम क्या होने वाला है। लड़की ने मोबाइल पर वीडियो चलाई और दोनों भाई बहन बैठकर वीडियो देखने लगे। वीडियो देखते देखते दोनों अपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन दोनों ने संबंध स्थापित कर लिए। जब एक बार ऐसा हो गया तो उन दोनों को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। अब दोनों घर पर अकेले रहते थे तो ये सब बहुत ही ज़्यादा करने लगे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। पता नहीं कब 3 महीने गुजर गए, पता ही नहीं चला। 3 महीने बाद जब लड़की का पेट बढ़ना शुरू हुआ तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि ये सब क्या है। उसने ये बात अपनी माँ से छुपाई और कहा, लॉकडाउन में खाना ज़्यादा खा रही हूँ, इसकी वजह से शायद पेट बढ़ रहा है।
धीरे धीरे 1 महीना और बढ़ा तो पेट और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब माँ को शक नहीं बल्कि यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब उसकी माँ ने सख्ती से उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तब लड़की ने पूरी बात अपनी माँ को बताई और ये सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतना गलत कर सकते हैं, लेकिन अब जो हो गया था उसको बदला भी नहीं जा सकता था। अब 4 महीने का शिशु जो उस लड़की के पेट में पल रहा था, उसको दुनिया में लाया जाए तो रिश्ता खराब हो रहा था। इसको समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला था। फिर ये बात लड़की की माँ ने अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली को बताई। उसकी सहेली कोर्ट में बैठने वाले जज साहब के यहाँ पर काम करती थी। ये बात उसने अपने साहब को बताई। जब ये बात जज साहब को पता चली तो वो कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको एक पुलिस कंप्लेंट करानी होगी और यदि आप बेटी का अबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। लड़के की माँ पुलिस कंप्लेंट करती है। जब पुलिस जांच करती है तो गलती दोनों भाई बहन की थी और दोनों कम उम्र के आवेश में आकर बह गए थे। इसलिए लड़के को बाल सुधार गृह में 6 माह के लिए भेज दिया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी हरकत ना करे। यदि वो बच्चा इस दुनिया में आता तो भाई बहन का रिश्ता और भी ज़्यादा जीवन भर कलंकित रहता। इसलिए लड़के की माँ ने अपनी बेटी का गर्भपात करवाना ही उचित समझा और न्यायालय से आदेश मिलने पर गर्भपात करवा दिया गया। दोस्तों, अब आप ही बताइए, इस कहानी में आप असली गलती किसकी मानते हैं? आपको कहानी देखकर क्या लगा? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ये कहानी सिर्फ शैक्षिक और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए थी। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह से अश्लीलता या अनैतिकता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी लोगों को इन मुद्दों के बारे में सोचने और समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।